हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को होना है और प्री एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, तो आप लोग अपनी सीटी देख लीजिए। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में। एनसीईआरटी से थ्योरी होगी और साथ में एमसीक्यू होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे प्याजे आपका चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आपकी क्या होगी एमसीक्यू, फिर वाइगॉस की आपकी थ्योरी खत्म होगी, फिर उसके बाद सीधे एमसीक्यू। इसी तरह से ये वीडियो है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे प्याजे है, वाइगॉस की, कोलबर, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और यहाँ से आपके 20 नंबर कवर होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, देखिए 2 घंटे के आसपास क्लास होगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप जीन प्याजे के बारे में जानिए कि जीन प्याजे कहाँ रहने वाले हैं। तो ये आप जानिए, जीन प्याजे जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे जीन प्याजे जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध हैं। ठीक, उन्होंने क्या किस पे विकास किया था, मतलब बालक पे ही, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो अपने बच्चे पे ही एक्सपेरिमेंट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते। कभी भी पूछ लिया जाए जीन प्याजे किस पे बल देते हैं, तो संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता था, इसलिए जीन प्याजे का विकासनात्मक जो मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है जीन प्याजे? विकासनात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया है, याद रखिएगा। जीन प्याजे कहाँ के मनोविज्ञानी? स्विट्जरलैंड। और किस पे बल देते हैं? तो याद रखें संज्ञानात्मक। और इनके जनक, मनोविज्ञान के जनक किस पे कहा जाता है? तो विकासनात्मक। ठीक, तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जीन प्याजे की जो थ्योरी है, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इस पे हम बात कर लेते हैं जीन प्याजे की संज्ञानात्मक का सिद्धांत पे। जैसे पहला हो जाएगा, प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता या वायुकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी उतनी ही कॉन्सेप्ट आती है। चारों स्टेट एक दूसरे से जुड़ी रहती है। देखिए, जीन प्याजे ने 4 स्टेट दिया है। जैसे एक आपकी होती संवेदी कामक अवस्था, संक्र और पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। ये चारों स्टेट एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तभी प्याजे ने कहा है कि बच्चे की जैसे जैसे प्रक्रिया आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के अपने बारे में कॉन्सेप्ट बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे के सक्रिय ज्ञान निर्माता, और उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा। देखिए, कई बार पूछा गया नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है, तो जीन प्याजे ने कहा है। और बच्चे किससे सीखते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता से सीखते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत से रचना भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चों में थिंकिंग एबाउट इस प्रकार टाइप से अलग होती है, ना कि इक्वलिटी। ठीक, प्याजे मानते हैं कि बच्चे की जो थिंक होती है वह एक्सों से गुणात्मक होती है, मतलब अलग होती है। मतलब ये भी आप नहीं कर सकते हो मात्रा का बिल्कुल अलग, क्या होती है? गुणात्मक होते, वो अलग तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब इसमें दिए हैं जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे कितने दिए गए हैं, संज्ञा, या आपका जो याद रखिएगा संगठन। कई बार पूछा गया है संगठन क्या होता है, तो संगठन प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं में पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। कई बार ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, इस पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अनुकूलन कई बार पूछा गया। अडप्टेशन क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इस प्रक्रिया के 2 भागों में, जैसे एक होती आत्मसातकरण, एक होता आप समायोजन, ये 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन अनुकूलन आप जानिएगा कई बार पूछा गया, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। जैसा बच्चों को जिस तरह का वातावरण मिलेगा, बच्चा उस तरह से क्या है, बच्चा ढाल लेता है। ठीक, उसी तरह से वो सीख लेता है। अब इसकी 2 प्रक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हर बार। जैसे आपका ये हो जाएगा आत्मसातकरण, एक होता है आपका समायोजन। तो आत्मसातकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। देखिए, पूर्व ज्ञान बच्चे क्या क्या था, तो इसमें पहले याद जानिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन। बच्चे ने एक बड़े कुत्ते को देखा और उसने दिमाग में बैठा लिया कि कुत्ते के 4 पैर
होते हैं और 2 कान, 2 आँख और उसका रंग काला होता है और वो क्या करता है? भौं-भौं करता है। इसके बाद बच्चे ने दूसरा सफ़ेद रंग का कुत्ता देखा और बच्चे ने दिमाग में लगाया कि बच्चे कुत्ते के भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें, ये भी क्या कर रहा है? भौं-भौं कर रहा है, बस इसका रंग रंग जो है सफ़ेद है। तो बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। बच्चे ने क्या नए ज्ञान पूर्व ज्ञान उसका पहले ये था कि एक कुत्ते को देखा, उसका रंग काला था, लेकिन उसकी 4 टाँगें थी, 2 आँखें थी और 2 कान थे, वो भौं-भौं करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चे ने फिर से एक डॉगी देखा, वो उसका कलर था व्हाइट था, लेकिन सेम टू सेम वही वही चीज़ वो कर रहा था। तो उसने उसने ये सोच लिया कि हाँ, कुत्ता जो डॉगी है सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, मतलब कि जो भी इस तरह का दिखेगा वो सब सारे क्या है? डॉगी ही हैं। ठीक, ये होता आपका आत्मसातकरण, जो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान से जोड़ना। ओके, अब हम बात करते हैं आत्मसात समायोजन। समायोजन इससे थोड़ा अलग है। देखिए समायोजन क्या है? तो समायोजन के बारे में जान लेते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। देखिए इसका पूर्व ज्ञान जो पहले था, पूर्व ज्ञान ये था कि सफ़ेद डॉगी और ब्लैक डॉगी सेम, मतलब वो सोचता है कि जितने भी भौं-भौं करते सब डॉगी है, लेकिन उसमें उसने तालमेल बैठा लिया। अब तालमेल क्या बैठाया? जैसे बच्चे में के दिमाग में पहले से ही बच्चे की कॉन्सेप्ट माइंड में पहले पहले बैठा रखा था और उनके सामने बिल्ली आ जाती है। ठीक, बिल्ली आ जाती है, लेकिन बच्चे ने देखा उसके भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, बस वो क्या करती है? म्याऊँ म्याऊँ करती है। बच्चे ने अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके बिल्ली का कॉन्सेप्ट में दिमाग में बैठा लिया। अब बच्चा कहता है कि ज़रूरी नहीं है जिसकी 4 टाँगें हो, 2 कान हो, 2 आँखें हो, भौं-भौं करता हो, कलर भी चाहे काला हो। ज़रूरी नहीं कि डॉग भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। तो इसमें क्या उसने कर लिया? तालमेल समायोजन कर लिया, तालमेल बैठा लिया। ओके, तो इसे कहते हैं समायोजन। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आत्म समाधारण या संतुलन। इस ये भी पूछा जाता है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच का कायम करता है। देखिए अभी आपने देखा था आत्मसातकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ लेता है। समायोजन होता है पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को तालमेल बैठा लेता है, तो उसी को जो बीच की होती है उसे संतुलन कायम रखता है, तो उसे ही कहा जाता है संतुलन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो स्कीमा। स्कीमा कई बार पूछा जाता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीम जैसे मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु की स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया में जन्म जात होती है। देखिए मान स्कीमा होता है जो मानव क्या है, बच्चा क्या है, जो भी दिमाग में जो भी स्टोर क्या है अपनी चीजें वो स्टोर करता रहता है, फिर फिर उनका प्रयोग करेगा। ठीक, फिर विषय के प्रति धारणा भी बनाता है, तो उसे ही कहा जाता है स्कीमा। जो क्या है जन्मजात होती है, जन्म से लेके मृत्यु तक क्या है बच्चा जो है अपने में मतलब स्टोर करता रहता है हर चीज को, फिर उसको बाद में इसको जो धारणा भी करता है कि ये चीज क्या थी, जो क्या है माइंड में स्कीम बना ले, तो उसके कहा जाता है स्कीमा। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर लीजिए और चैनल को पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और 2 बजे आपकी लाइव क्लास होगी जो सीडीपी की चलती है प्रैक्टिस सेट, तो वो आप जरूर जुड़िएगा 2 बजे लाइव क्लास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं। ये 4 अवस्थाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर कवर होते हैं। तो संवेदी जो बेसिक अवस्था है ये आपके सेंसरी मोटर स्टेट, इसे कहा जाता है 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी जो होती है 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 11 से 15 वर्ष के लिए होती है। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में, एक एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब हम जानेंगे संवेदी गामक अवस्था में क्या क्या होता है। जो आपका छोटा बच्चा रहता है सेंसरी मोटर स्टेज या आपका 0 से 2 वर्ष के लिए, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। देखिए ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब के माध्यम से बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बच्चे के वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है। जैसे छिपी हुई वस्तुओं को बच्चे का है ढूंढ लेता है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। जैसे यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना
शुरू कर देता है, जिससे वह छपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत चीज़ें क्या, जैसे अब मम्मी पापा कहीं पे वो चीज़ रख देते हैं, चाबी भूल गए रखना, लेकिन छोटा बच्चा बहुत जल्दी क्या है वो चीज़ उठा ले, उसको पता है कि मम्मी ने चाबी कहाँ रखी, वो छाप बना लेता, वो वहाँ से ढूंढ के ले आएगा। तो इसे कहा जाता है वस्तुस्थायित्व विधि। ओके, सेंसरी मोटर में। अब हम बात करते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आपकी क्या है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जानिएगा, यह आपकी जो होती है 2 से 7 वर्ष के लिए। इसमें क्या क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। क्या इसमें बोला गया है, जो यह क्रिया है से करने की पहली अवस्था होती है, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख कर पाएगा और समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि 2 से 7 वर्ष के लिए अवस्था होती है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों और सिंबल के यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसे माइंड में साइकिल का एक ही इमेज बन जाती है। अब उसने साइकिल तो सुना, लेकिन उसके बाद साइकिल का ही नाम सुना है और उसकी इमेज वैसी ही बन गई, हाँ यही साइकिल है। ओके, क्योंकि 2 से 7 वर्ष के लिए बच्चा होता है, इसमें होता है बच्चा छोटा। इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार इसे कहा जाता है, जो आपका क्षमता में आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसे क्या कहा जाता है, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार भी कहा जाता है इस स्टेज को। अब हम इसमें बात कर लेते हैं जो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसमें आपकी बहुत सारी अवस्था आती है, जैसे जीवाद अवस्था, आत्म केंद्रिता, अल्पाटिवाटी अवस्था आती है, और साथ में आपकी ये केंद्रिता, संरक्षण और क्रमबद्धता, ये सारी अवस्था आती है। एक पे अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जीवाद, जीवाद क्या होता है? जीवाद होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, उसे कहते हैं जीवाद। देखा होगा छोटा बच्चा जो है जमीन पे गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, फिर उसकी मम्मा आती है, जमीन को पीटने लगती है, कहती है हमारे बच्चों को गिरा दिया, अब आपको भी पीटूंगा। तो बच्चा क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है, उसको इसको अंतर नहीं रहता कि सजीव और निर्जीव में, उसे अंतर नहीं पता होता है, उसे कहते हैं जीवाद। आत्म केंद्रिता क्या होती है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। देखिए आत्म केंद्रिता अहम जो इको सिस्टम होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ सब ठीक है, पूरी दुनिया में मैं ही ठीक हूँ, क्योंकि ये आपकी 2 से 7 वर्ष के अंदर का आती है। तो छोटा बच्चा रहता है कि मैं जो भी करूँगा सब कुछ सही करूँगा, तो इसमें रहता है कि जो मैं सोच रहा सब ठीक है। ठीक है, अब इसमें ये आपकी अवस्था पूछी जाती है। अपलटवाई जो आपकी अपलटवाई कौन सी अवस्था, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं को उल्टना पलटना नहीं सीखता। जैसे बच्चों को अगर आप दे दिए 4 से 6, ये तो जोड़ लेगा 6, अगर आपने अभी कह दिया 6 + 4 क्या है, तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, उसके अल्पाटी ज्ञान नहीं आता है। ठीक, इसे ही कहा जाता है जो बच्चा क्या है, अल्पाटी ज्ञान नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे हो जाएगी मुद्रा, संप्रत्य, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण, योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट में कमी इसी अवस्था में होती है। 2 से 7 वर्ष में अवस्था में इसको इतना, जैसे मुद्रा, मुद्रा कॉइन, जैसे आपने बच्चों को कॉइन बहुत सारे दे दिए और आपने अगर 2000 का नोट दिया, लेकिन बच्चा क्या उसमें उठाएगा, कॉइन उठाएगा, 2000 का नोट नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको इसमें कमी जो कॉन्सेप्ट बनाने की अवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा कम होती है, कि उसे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा कॉइन है वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, जैसे दूरी, भार, ऊंचाई में इसमें आप बच्चा जो है कॉन्सेप्ट नहीं बना पाता है। ओके, केंद्रीकरण क्या है, केंद्रीकरण में जानते हैं केंद्र, इस समय एक एक समय में किसी वस्तु को केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाना जो है प्रवृत्ति या कॉन्सेप्ट या केंद्रीय कहलाता है। बच्चा एक ही वस्तुओं पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर बच्चा देखिए छोटा बच्चा है, अगर गेम खेल रहा है तो बच्चा दिन भर गेम ही खेलेगा, एक ही चीज़ वो क्रिया करेगा। ठीक है, जैसे आपने छोटा बच्चा, इस समय तो बच्चे क्या है फ़ोन में ही लगे रहते हैं, अगर वो गेम खेल रहे हैं तो गेम ही खेलेंगे, या कार्टून देख रहे हैं तो कार्टून ही देखेंगे। ओके, तो ये होता है केंद्रीकरण। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी वस्तु के साइज या स्पेस या चेंज कर दे तो उनकी इक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई साइज है या स्पेस है या चेंजेस में कोई भी मतलब प्रभाव पड़ जाए, लेकिन बच्चा इसमें क्या है नहीं समझ पाएगा, ये आपका संरक्षण होता है। जैसे आप यहाँ से थोड़ा सीख सकते हैं क्या है,
जैसे क्या हो जाएगा, जैसे रोटी बनाने के आटे को गोले को बच्चे को दिखाकर उसका रोटी बनाने के बाद पूछेंगे कि आटे का गोला बड़ा या रोटी का, वह नहीं बता पाएगा कि देखिए आटे का गोला इतना होता है, रोटी फिर इसको बेलोगे बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है कि हाँ ये इसका बड़ा था, ये साइज बड़ा है। ठीक, ये आपका संरक्षण होता है। अब क्रमबद्धता क्या होती है, क्रमबद्धता के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इससे बच्चा वस्तुओं और तथ्यों को उनके आकार के रखना नहीं सीख पाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, चलो यहीं पे हम बता देते क्रमबद्धता क्या होती है। जैसे इसमें बच्चा वस्तुओं और तथ्यों के आकार, जैसे आकार क्या होते हैं, जैसे गोला हो गया, सर्किल हो गया, इनके बारे में बच्चा जो है नहीं जानता है, ये सब क्या है, नहीं नहीं जान पाता है। तो ये होती है आपकी क्रमबद्धता। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जैसे क्रमबद्धता ये भी आए, जैसे कोई चीजें वस्तुएं छोटी है बड़ी है, तो ये भी आप बच्चों को क्या है नहीं रख पाता है कि कौन वस्तु छोटी है, कौन वस्तु बड़ी है। ये आपकी क्रमबद्धता होती है। अब हम बात करेंगे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, वो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था चल रही, तो उसके अंतर्गत जितने पॉइंट बन सकते सारे पॉइंट मैंने बता दिए और सारे उतने ही बनते हैं। अब हम बात करेंगे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। अब उसका जस्ट अपोजिट इसका होता है। ठीक है, जैसे अभी पूर्व सक्रियात्मक पढ़ा, लेकिन इसका सारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे इसमें, जैसे आपने देखा, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देख कर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अल्पावधि, जीवाद, मुद्रा, भार, संरक्षण क्षमता की योग्यता में कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। उसमें क्या था, गुण नहीं रहता था। इसमें जैसे जीवाद है, मुद्रा है, इसमें सबका गुण आ जाता है। उसका वही है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का सीधा इसका उल्टा है। ठीक है, आज्ञानात्मक तकड़ा। अब हम जान लेते हैं आज्ञानात्मक तकड़ा क्या होता है। यह भी इसी अवस्था में आ जाती है, यानी जब बच्चा उदाहरण उदाहरण से देखिए, उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, जैसे बच्चा कह रहा है पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए। जैसे बच्चा आंसर है जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा तर्क करना शुरू कर देता, पेड़ क्यों जरूरी है, इससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है। ओके, तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं औपचारिक अवस्था। अब औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है आपकी 11 से 15 वर्ष के लिए होती है। इस संज्ञान में सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। उसमें बच्चा क्या कर रहा था, मूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है। इसमें बच्चा जो अमूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे निगनात्मक तकड़ा क्या होता है, इसमें नियमों के उदाहरण करने का ओर होता है। जैसे अगर निगनात्मक पूछा जाए तो नियम की ओर, उदाहरण की ओर चलता है। पहले बच्चों को नियम पता होगा, फिर उदाहरण की ओर वो चलेगा। ठीक है, वही होता निगनात्मक तड़क। जैसे अब हम जानेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो आप थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा, बड़ा हो गया थोड़ा, थोड़ा आप इसमें एक दो पॉइंट और जानिएगा। देखिए, ये आपकी जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चों को हर चीज का ज्ञान आ जाता है, क्योंकि ये गोल्डन एज आपकी होती है, जो 11 से 15 वर्ष के लिए होती है। इसमें तर्क करना शुरू कर देता है, अवमूल्यन करना शुरू कर देता है, और मन में ही मन क्या है, सोचने भी लगता है। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में क्या तौर पे पूछे गए हैं, तो वही आपके क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता, अनुकूलन, देखिए पुनर्बलन तो कुछ होता नहीं है, और पूर्ण अभ्यास भी कुछ नहीं होता, विधि भी कुछ नहीं होता। अभी मैंने बताया अनुकूलन पढ़ाया, अडोप्टेशन पढ़ाया है, तो ऑप्शन इसका सीधा सीधा निकल आया, ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं और अपने परिपक्वता के निगनात्मक तर्क सोच विकसित हो जाती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो किसमें ये पढ़ाया, निगनात्मक तर्क सोच विकसित हो जाती है। संवेदीगामक अवस्था भी मैंने बताया 0 से 2 वर्ष के लिए होती। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष के लिए होती है।
अब औपचारिक होती है आपकी 11 से 15 वर्ष के लिए होती है। तो ये मैंने आपको अभी बताया कि किस में ये आपका है। 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है। तो ये आपकी जो अवस्था अभी हमने बताया कि निम्नात्मक सोच क्या है विकसित होने लगती है, ये आपकी जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बताओ। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब पूछा गया है स्कीमा को संशोधित करता है, तो इसका राइट आंसर समायोजन, संगठन। देखिए अभिसंज्ञान तो होता नहीं, पार्ट जो है ये दिया नहीं है, मतलब जीन पियाजे पार्ट तो वाइगॉस्की ने बोला है। तो अब बताओ तो इसका राइट आंसर क्या है? जो स्कीमा में मौजूदा, ये आपका अभी मैंने बताया है कि समायोजन जो क्या है, समायोजन की जो 2 स्टेज होती है, ठीक है, जो आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में क्या है, तालमेल जो बैठा लेता है, ठीक, स्कीमा में संशोधित कर लेता है। जो अभी हमने बताया है कि समायोजन क्या होता है, जैसे कि आपका आत्मसात करता है पूर्व ज्ञान के नए ज्ञान से जोड़ देता है। समायोजन होता है पूर्व ज्ञान में तालमेल, जैसे बिल्ली और कुत्ते की अभी मैंने स्टोरी बताई थी कि उसमें जरूरी नहीं है कि जिसकी 4 टांगे हो और म्याऊं म्याऊं करता हो या भौं भौं करता हो, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें तालमेल जो बैठा लेता है उसे कहा जाता है समायोजन। ठीक है, थ्योरी अभी आपको मैंने करवा ही दिया है, उसके बाद ही मैंने क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता के क्या मायने हैं? तो आत्म केंद्रितता के क्या मायने हैं? पहला पढ़ेंगे, किसी स्थिति में एक ही ज्यादा आयाम विचार करने की क्षमता होती है। सोच प्रक्रिया में मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना होता है। या फिर नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हो जाएगा, मौजूदा स्कीम का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना या दूसरों के अनुभव में सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण से परिवर्तित देखना। देखिए अभी आपने देखा था दूसरे के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ का राइट आंसर बताओ। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रक्रियात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त अवस्था तक सीमित होती है बजाय अमूर्त? तो बताइए कौन सी अवस्था ये आपकी है? देखिए इसमें कह रहा है बच्चा परंतु उनकी सोच जो है मूर्त अवस्थाएं तक ही सीमित होती है। लेकिन देखिए मूर्त अवस्था तक सीमित ये आपकी संवेदी होती है 0 से 2 वर्ष। एक अवस्था ये आपकी उत्तर पूर्व कोई नहीं होती, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष। ठीक है, और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11। क्या है इसमें जो है मूर्त जो है सोचना प्रारंभ कर देता, मतलब प्रारंभ वस्तुओं तक सीमित होती है। अगर आपकी ये होती पूर्व सक्रियात्मक अवस्था तो उस समय ये आपका राइट होता, लेकिन अगर नहीं है तो आपका जो है मूल सक्रियात्मक अवस्था आपका राइट होगा, जो आपकी 7 से 11 वर्ष जो मूल सोचना क्या है प्रारंभ बच्चा शुरू करता है। तो ये भी आपका 7 से 11 है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो 2 से 7 वर्ष के लिए है और ये आपकी 7 से 11। ठीक, तो आपका राइट आंसर सी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित अनुकूलन के भाग कौन कौन से हैं? अब अनुकूलन देखिए पार्ट तो दिया नहीं है, अब जिसमें थर्ड पॉइंट है वो तो आप काट दो, क्योंकि पार्ट जो है सस्पोल्डिंग वाइगॉस्की ने दिया है तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो थर्ड आप काट देंगे, क्या बचेगा? समायोजन और समावेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? देखिए पियाजे ने क्या बोला, कैसे बच्चे सीखते हैं? देखिए निष्कर्षी माध्यम से बच्चे सीखते नहीं, सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, अनुकूलन के माध्यम से, पुरस्कार दंड देखिए नहीं बोला है। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? देखिए पियाजे ने बोला है जैसे बच्चों को अनुकूलन, जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा उस हिसाब से ही सीखेगा। मैंने अभी ऊपर पढ़ा है अनुकूलन। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल राइट। वैसे दोनों आपके सही है सक्रिय के भी माध्यम से, लेकिन बच्चे पियाजे ने सक्रिय की बात नहीं की है। वो पियाजे ने कहा है जैसा बच्चों को वातावरण मिलेगा, अनुकूलन मिलेगा, बच्चा उसी हिसाब से बच्चा सीखेगा। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता को विकसित करते हैं। देखिए, अमूर्त तर्क दिया है विकसित करते हैं, ये आपका अभी मैंने बताया है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है जो आपकी 11 से 15 वर्ष के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट। अब ये आप इसलिए हम रिपीट करते हैं 2 से 7, 0 से 2 वर्ष, ये आपके 2 से 7 वर्ष, ये आपकी होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरे के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो 9 का राइट आंसर क्या अनुकूलन हो जाएगा, आत्म केंद्रिता, जीवात या संतुलन। देखिए, अब क्या इसमें पूछ रहे हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के दूसरे के अनुभव सांसारिक दृष्टिकोण अपनी दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति, ये आपका जो अनुकूलन, ठीक ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा सोच वयस्कों से क्या होती है, वयस्कों से अभी बोला है कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं के कहे गए हुए क्रम लगाने का जो क्रम लगाने की योग्यता पा लेते हैं, किसमें पा लेते हैं क्रम लगाने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर 11 का बता दो क्या है, संवेदीगामक अवस्था होगी या पूर्व सक्रियता, मूल सक्रियता, अब अमूर्त। इसमें पूछा गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं के कहे गए क्रम लगाने की योग्यता पा लेते हैं। देखिए, संवेदी में तो पा नहीं पाते हैं, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आपकी होती है जो क्रम ढंग से नहीं कर पाते, लेकिन अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, जो छोटा होता है, बड़ा होता है, वो क्रम लगा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। वैसे इसमें भी आपका जो हो जाएगा 2 से 7 वर्ष में भी हो जाता है कि क्रम लगाने की अवस्था, लेकिन इसमें पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि, तो किस पे सुझाव दिया है। तो इसका राइट आंसर बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं या भाषा के विकास के माध्यम से करते। देखिए, भाषा के बारे में पियाजे ने बात ही नहीं किया है। और बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक नहीं गुणात्मक से भिन्न होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चे खाली स्टोर के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय ना समझ भी होते हैं। ये भी देखिए नहीं कहा गया है इसमें खाली प्लेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते भी हैं, जैसा अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था। ओके, तो हम बात कर लेते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के थ्योरी के बारे में। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग जो है किससे जुड़े हैं, नैतिकता के सिद्धांत उन्होंने बात की है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए कि लॉरेंस कोलबर्ग आपको देखने को कहीं मिल जाए तो नैतिकता किससे जुड़े हैं, नैतिक शब्द से जुड़े हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, नैतिकता शब्द का विकास नैतिक शब्द से हुआ है, जिसका मूल शब्द नीति नैतिकता है। वह गुण जिससे सही और गलत की पहचान हो नैतिकता कहलाता है। जैसे इस सिद्धांत को लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोलबर्ग। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया। ये जो अपनी कहानी से संबंधित जो प्रश्न पूछे, उन्होंने एक कहानी बताई है। कौन सी कहानी, हिंज की नामक व्यक्ति की। ठीक, कौन सी कहानी सुनाई थी, हिंज नामक व्यक्ति की, उनकी पत्नी की। तो ये कहानी आपने सुना होगा, जिसमें हिंज नामक व्यक्ति, उसकी पत्नी को कैंसर से पीड़ित थी। उसकी पत्नी को क्या था, कैंसर था। उसे बचाने के लिए वह वैज्ञानिक के हाथ चोरी करता था। हालांकि जितने पैसे वैज्ञानिक के घर से चोरी करता था वह काफ़ी नहीं होते थे। उसकी पत्नी का इलाज करने के लिए उसे खुद दुखी होकर उसे हिंज को अपना चोरी किया गया। अपराध बोध महसूस करता था, परंतु समाज द्वारा उसे हर जगह पैसे के लिए मना करने की स्थिति में देखते हुए वह अपने कदम को जीवन रक्षा की दृष्टि से सही ठहराया। देखिए, एक लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है जो आपकी, ये हिंज नामक व्यक्ति है। एक हिंज नामक व्यक्ति था जो आपका क्या, उसकी पत्नी जो है बीमार थी, और ये इसकी जो दवा एक डॉक्टर ने खोज की थी कैंसर की, तो वो दवा क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो डॉक्टर ने इसको दवा देने के लिए मना कर दिया, लेकिन हिंज के पास उतना पैसा नहीं था। तो हिंज ने बाद में क्या कर लिया, चोरी कर लिया उस दवा को और अपनी पत्नी को बचा लिया। ठीक है, तो ये नहीं परवाह किया मुझे सजा होगी क्या होगी, बस ये इसकी परवाह थी कि मैं अपनी पत्नी को बचा लूंगा। अब इस पे ही क्वेश्चन सारे बनते हैं। देखिए,
एक सेकंड, चलिए। अब इस पे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कोलबर्ग ने दो बातों पे विशेष बल दिया है, जैसे नैतिक दुविधा क्या होता है, नैतिक तकड़ा। कई बार ये सीटेट में हर बार पूछा जाता है, नैतिक दुविधा और नैतिक तकड़ा। अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी से पूछे जाते हैं। देखिए, नैतिक दुविधा क्या होता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो कठिनाई हो, जैसे हिंज को हुई, उसे नैतिकता दुविधा कहा जाता है। हिंज क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिसमें क्या है, जिसमें कंफ्यूजन हो। जैसे उसने क्या, अगर चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, सजा मिलेगी, अगर चोरी नहीं करूंगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो उस बीच की दुविधा को ही कहते हैं नैतिक दुविधा, कि वो दुविधा में पड़ा है, मैं करूं क्या। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए नैतिक तकड़ा। क्या होता है, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, ठीक है। नैतिक तकड़ा होता है किसी एक को आप चुनना है। जैसे अब वो हिंज ने क्या चुना, चोरी को चुना, कहा मैंने दवा चुरा लूंगा, अपनी पत्नी को बचा लूंगा। उसको क्या है, जो सही लगा वो चीज उस पर चुना, ठीक है, क्योंकि इससे उसकी पत्नी की जान बच जाएगी, लेकिन उसकी सजा तो हो जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी क्या है, जिंदा रहेगी। किसी एक को चुनता है तो उसे ही कहा जाता है नैतिक तकड़ा। याद रखिएगा, मोरल रीजनिंग कहा जाता है। कई बार ये सीटेट में 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। हम कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जैसे स्टेज आपकी बताई गई 3 स्टेज है और उसके अंदर 2-2 की बात की गई है, टोटल 6 क्या आपके लेवल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए पहला आपका स्टेज हो जाएगा पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे बोला जाता है, ये कितने एज के लिए आता है, ये 4 से 10 ईयर के लिए आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर इस 2 भागों में बांटा गया है। यह 4 से 10 वर्ष के बीच की अवस्था मानी गई। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, क्योंकि बच्चों को क्या है, कुछ पता नहीं होता, बिल्कुल शून्य होती, यानी कि बच्चे के सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। जैसे आपका ये इसकी पहली स्टेज है आपकी, जो है दंड आज्ञा पालन अभिन्यास। अब दंड आज्ञा पालन अभिन्यास क्या है, इस अवस्था में ये भी आपकी जो है 4 से 10 ईयर के लिए आता है, जो बच्चों की क्या है, इसमें नैतिकता को शून्य होती है, उसको सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। जैसे इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि यदि मैंने गलत कार्य किया तो मुझे क्या मिलेगा, दंड पाऊंगा, ठीक है। इस अवस्था में बालक सजा और आज्ञा पालन का विश्वास रखता है। बच्चा यह सोचता है, जैसे हिंज ने चोरी किया तो उसको क्या है, सजा मिलेगी, उसकी नैतिकता क्या है, शून्य है, तो वो कहेगा अगर गलत काम करूंगा तो मुझे क्या है, दंड मिलेगा। तो ये होता है आपका दंड आज्ञा पालन अभिन्यास। अब वैसे भी लॉरेंस कोलबर्ग के कल हमने जो आपकी सीडीपी की क्लास लिए थे, 100 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें हमने लॉरेंस कोलबर्ग की भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। जिसने वो क्लास नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए, इसमें भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। पहले आप थ्योरी देखिएगा, फिर क्वेश्चन आप करिएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखता। ये क्या होता है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ में प्रोत्साहित होता है। इस अवस्था में बालक के साथ जो जैसा ही व्यवहार करेगा, खुद वैसा ही करेगा, जैसे को तैसा इसमें देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर दूसरे बालक ने कॉपी फाड़ दी तो दूसरा बालक भी के किताब फाड़ देगा, जैसी को तैसा देना होता है इसमें। संज्ञानात्मक सापेक्ष अभिमुखता ये भी आपकी 4 से 10 ईयर के लिए होती है, क्योंकि ये आपकी पाक मूलता जो अवस्था है, ये आपकी इसके अंतर्गत आती है। 2 अवस्थाएं, ठीक है, जो 2 लेवल है। नेक्स्ट पॉइंट अब बात कर लेते हैं, ये आपकी सेकंड लेवल है, जो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये क्या है, यह बालक जो 10 से ये आपकी आती है 10 से 13 ईयर वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में समाज की अपेक्षा को पूरी करने में रुचि रखता है। बालक समाज में स्थापित नियमों के प्रति ही पूरे तरीकों में समर्पित रहता है। जो समाज के बनाए नियम में, उसी आधार पे वो गलत का निर्णय लेता है। देखिए, इसमें ये होता है, जैसा समाज निर्णय लेगा बालक, वैसे ही उसके समाज की अकॉर्डिंग इसमें चलता है, ठीक है। इसके भी 2 लेवल है, इसके कौन कौन से, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इसमें क्या है, इस अवस्था में मुक्त सामाजिक सहमति की अवस्था है। इसमें बालक या मानता है कि वह अच्छा व्यवहार करे, जिससे दूसरे लोग को आनंदित हो। ये देखिए, इसमें होता है कि आपकी ये भी आपकी 10 से जो है 13 ईयर के लिए होती, सेकेंड एज में ही आपका जो लेवल है आपका। देखिए, इसमें भी आपके 2 लेवल होते हैं, तो टोटल आपके 6 लेवल हो, स्टेज आपकी 3 होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओके।
अब इसमें जो जैसे अच्छा लड़की अच्छी लड़की, इसमें क्या है बच्चा जो है बहुत ही अच्छा कार्य करेगा ताकि हमको क्या है शाबाशी मिले और मुझे गुड गर्व या फिर प्राइज मिले जो हमारी बहुत सब तारीफ करे। जैसे साधारण शब्दों में कहा जाए कि बालक की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या दूसरों की प्रशंसा करेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझेंगे, यह सोचता है कि अगर नकल कर लेता हूँ तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मम्मी क्या है खुश हो जाएगी। तो क्या दूसरों को खुश करना या फिर खुशी मिलना, इसे ही कहा जाता है अच्छा लड़की अच्छी मुक्ता। कि इसमें क्या है समाज जो जैसा नियम बनाता है वो इसी हिसाब से काम करता है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है कानून व्यवस्था अमुक्ता, ये भी आपकी जो आती है 10 से 13 ईयर के लिए आती है। इसमें बच्चा यह मानता है कि समाज नियम अच्छे के लिए बनाए गए हैं। इसमें ये कहता है बच्चा जो समाज नियम बनाता है वो अच्छे के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए हमेशा कानून समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण जैसे बच्चा सोचेगा चोरी करना गलत है क्योंकि समाज नियमों के विरुद्ध है, तो वो क्या है चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चोरी क्या होती है गलत होती है, तो ये समाज के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो ये चोरी नहीं करेगा। ओके, अब इसमें है आपकी थ्री थ्री स्टेज, इसका जस्ट अपोजिट है जो आपकी आपकी स्टेज थी। ठीक है, अब उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ये आपकी स्टेज ये आती है 13 वर्ष के लिए ऊपर आते हैं। ये समाज को बिल्कुल ही नकार देता है, ये अपने ही अकॉर्डिंग क्या है अपने ही अकॉर्डिंग चलता है, इसमें पूरी तरह से नैतिकता आ जाती है, तो उसको जो सही लगता है उसमें वो अपने हिसाब से करता है। जैसे यह नैतिकता विकास का सर्वोच्च स्तर है जो 13 वर्ष के बालकों पे पाए जाते हैं। इसमें बालक अपने निर्णय खुद लेता है, अपनी बुद्धि के अनुसार लेता है, वह समाज पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहता है, वह अपने हिसाब से तय करता है कि क्या सही और क्या गलत है। इसके भी दो स्तर है। ठीक है, अब दो स्तर इसके कौन कौन से हैं, जैसे सामाजिक अनुबंधन अमुक्ता का सिद्धांत, इसमें बालक यह मानता है कि कोई भी नियम हमेशा के लिए नहीं होते हैं, समाज की आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। उसका मानना है यह होता है अगर किसी के नियम से किसी का नुकसान होता है तो नियमों को क्या है तुरंत तोड़ देना चाहिए। जैसे इससे बालक सोचता है कि चोरी कर लूंगा तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो। ठीक है, जैसे आपका ये अगर अगर किसी के लिए नियम सही बन रहे हैं तो वो क्या करेगा चोरी करेगा। जैसे उसको दवा क्या लेनी थी, हिंज को चोरी किया और उसकी पत्नी क्या बच गई। तो वही इसमें कहा गया है जो नियम उसके लिए सही लगेगा वो अपने आप से खुद ही डिसीजन लेगा क्या है। अगर चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ क्या है मर जाती दवा के लिए। ठीक है, तो ये भलाई के लिए करेगा इसमें, तो इसमें पूरी तरह से नैतिकता आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता का अवमुक्ता, ये आपकी लास्ट स्टेज है। ये भी आपकी जो है 13 ईयर के लिए प्लस में आती है। इसमें अब बालक स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर फैसला लेता है, यह मानता है कि अगर किसी का जीवन रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा तो चाहे उसे व्यक्ति की हानि ही क्यों ना हो। जैसे इसमें बालक खुद नियम होते हैं और खुद के अनुसार ही फैसले लेते हैं। ठीक है, जैसा हमने बताया कि अगर हिंज चोरी नहीं करता तो क्या है उसकी वाइफ मर जाती, तो उसने क्या चुना, चोरी को चुना, क्योंकि उसको सही लगा कि मुझे चोरी कर लेनी चाहिए, उसकी पत्नी जो है बच जाएगी जिसकी भलाई इसमें हो। ठीक है, तो ये होता है आपका सार्वभौमिक नैतिकता का अमुक्ता सिद्धांत। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन इस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है और लॉरेंस कोलबर्ग जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन है। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की अवस्था में है जब यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संसाधनों और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास होगा, सामाजिक क्रम अभिन्यास होगा, ये यांत्रिक, देखिए यांत्रिक कुछ होता नहीं। सार्वभौमिक और नैतिकता का इसमें बात नहीं की गई, इसमें बात क्या की गई है, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति अवस्था जब विश्वास करता है वर्तमान सामाजिक प्रणाली सक्रियात्मक, इसमें समाज के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें जो समाज नियम बनाएगा उसी के हिसाब से वो काम करेगा, तो ये हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट है। ओके, ये आपकी जो स्टेज आती है 10 से 13 ईयर के लिए आती है, जो सामाजिक नियम बनाएगा वो नियम नहीं तोड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस को द्वारा दिए गए
नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अभी हमने आपको 3 चरण बताए थे, कौन-कौन से चरण थे? देखिए, आपका जो पहला चरण था पूर्व पारंपरिक चरण, ये आपका आता है 0 से नहीं आता है, ये आपका जो है 4 से कितना आता है, 4 से 10 ईयर के लिए होता है। और आपका पारंपरिक जो चरण था, ये आपका जो था 10 से 13 ईयर के लिए था, और उत्तर पारंपरिक था आपका जो 13 प्लस। तो इसमें कौन सा सही नहीं था? अपारंपरिक कोई चरण ही नहीं था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट है। पूछा गया था कौन सा नहीं, और 3 आपके तीनों चरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक सिद्धांत की किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और उसके बजाय अधिकार नकारात्मक परिणामों को डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास होगा, या फिर आपका अच्छा लड़की। देखिए, अच्छा लड़की अच्छी लड़की की बात ही नहीं की गई, इसमें है कि अच्छा लड़की और अच्छी लड़की के बारे में, ठीक है। तो इसमें तो बात नहीं की गई है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ ताकि आपको दिखाने में। देखिए, इसमें जो है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत किस चरण के दूसरे इरादों पर उपेक्षा करता है, इसके बजाय अधिकार नकारात्मक परिणाम डर का करता है। डर में क्या होता है? सजा, ठीक है। इसमें क्या बात की जा रही है? सजा पे बात की जा रही है। ये जो आपकी एज होती है 10 से 13 ईयर के लिए होता है बच्चा। इसमें जो वो कहता है कि अगर मैं कोई भी गलत कार्य करूंगा, अगर मैं क्या चोरी करूंगा, तो मुझे सजा मिलेगी। तो ये हो जाएगा का सामाजिक आज्ञाकारिता अभिन्यास। ये सामाजिक के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोलवर्ग किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक की स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके जो है लास्ट स्टेज के बारे में बात की, जो 13 ईयर के लिए होती है, ठीक है। जो आपकी सबसे लास्ट उत्तर पारंपरिक अवस्था, इसमें कहा गया किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं। तर्क इसमें करते हैं जो आपके सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत बताते हैं। इसमें तर्क करते कि अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं, जो उनको सही लगेगा वही कार्य करेंगे। ओके, जैसे क्या हिंज ने जो है चोरी को चुना, चोरी इससे चुना क्योंकि उसकी वाइफ बच जाएगी। सिर्फ क्या है, दूसरों के बारे में सोचा कि जिससे जिसका लाभ हो। तो ये आपका होता है सार्वभौमिक। ये 13 एज के लिए प्लस में होती है। इसमें पूरी तरह से बच्चे में नैतिकता आ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ का राइट आंसर बता दो क्या है? अमर्थ तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों के पूरा नहीं करते, लेकिन ये आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की अवस्था किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर बता दो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? सामाजिक देखिए, ये आपका जो आता है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास के अंतर्गत। इसमें कहता है बच्चों, इसमें क्या है, पूरी तरह से नैतिकता आ जाती है। जो समाज को क्या है अकॉर्डिंग नहीं चलता, अपने नियम बनाता है। जैसे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं कि समाज ने जो नियम बनाया उस पर चलेंगे, लेकिन अपनी आपसी सहमति लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक माध्यम से किया जाना, जो जो उसको सही लगेगा। नैतिक तर्क जो अवस्था के अंतर्गत आती है, जैसे समाज ने जो नियम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कार्य करेगा, उसको जो सही लगेगा बच्चे को उसमें बात करेगा। तो सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास का सिद्धांत है, यह जो आपकी है 13 ईयर के लिए स्थित। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 का राइट आंसर, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या गलत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें पूछा गया समाज ही तर्क तय कर सकता है, ठीक है। ए और बी सी डी। इसमें अच्छी लड़की की बात ही नहीं की गई, और आज्ञा पालन दंड की देखिए बात नहीं की गई है, ठीक है। और सार्वभौमिक का सिद्धांत, अच्छा क्या सही क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आध्यात्मिक का सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास क्या है, ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7।
7 नंबर है ऐसी अच्छा करती है क्योंकि दूसरों द्वारा अच्छा दे, देखा जाना चाहती है। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण के अंदर, अभी अब इसमें पूछा गया है चरण। ठीक, सीबीएसई भी बहुत ज्यादा चालाक है क्योंकि सब बच्चे उस तरह से आंसर दे देते हैं। अब चरण पूछा गया है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको चरण बताया। पूर्व पांपरिक जो अवस्था आपकी आती है ये आपकी जो है 4 से 10 ईयर के लिए होती है। पांपरिक जो अवस्था होती है ये आपकी जो होती है 10 से क्या है 13 वर्ष के लिए होती है। उत्तर पांपरिक अवस्था होती है 13 प्लस, और अमूर्त अवस्था कोई थी नहीं तो इसको काट दीजिए। अभी इस किसके अंतर्गत आता है। अभी देखिए इसमें एक अच्छी अच्छा है क्योंकि वह दूसरों के अच्छा देखना चाहती है। तो लॉरेंस कोलबर्न देखिए दूसरों को क्या है अच्छा देखना चाहती है, तो ये आपकी पूर्व पांपरिक अवस्था जो गुड गर्ल गुड बॉय के अंतर्गत आता है कि हम दूसरों को अच्छा देखना चाहते हैं, दूसरे प्रसन्न रहे, उसके अंतर्गत आती है। जो आपकी सामाजिक रिकॉर्डिंग एक थी एज, और आपकी क्या है अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, जिसके दंड आज्ञा पालन की बात करता है और उसपे तो ये आपकी जो स्टेट आती है 10 से 13 ईयर के लिए पांपरिक अवस्था। ठीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 का राइट आंसर बताओ। देखिए उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो इसका राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा। यह आदर्श पारंपरिक समझ या सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के नियम महत्वपूर्ण है, या फिर मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। विवेक किस चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया उस तर्क को पहचान करे जो लॉरेंस कोलबर्न नैतिक विकास के सिद्धांत सामाजिक अनुबंधन, तो ये आपका अंतर्गत आता है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले का उपकरण होना चाहिए। जो आपकी जो है 13 ईयर के लिए जो एज होती है सबसे लास्ट ईयर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। तो हम सामाजिकरण जानेंगे, फिर इस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन, तो इसका पहले आप थोड़ा सा जानिएगा, फिर इसकी जब आप थोड़ी थ्योरी जानेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति समाज प्राणी नहीं बन सकता। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक संस्कृत विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। ओके, जैसे सामाजिकरण होता है बच्चा जब क्या क्या है, अब पहले तो अपने परिवार से ही सामाजिकरण सीखता है, फिर धीरे धीरे अपने आस पड़ोस से सीखता है। जब जैसे ही बच्चा ने जन्म लिया है तब से ही क्या है बच्चे का सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है। देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है पालन पोषण, सहयोग, अनुकूलन और अच्छी संगत, ये सब होने चाहिए क्योंकि पालन पोषण अच्छा होगा तभी बच्चे का सामाजिकरण उतना ही अच्छा होगा। तो सहयोग मिलेगा तो बच्चा क्या है अच्छा होगा, गुड बॉय होगा, अनुकूलन जैसा ही मिलेगा उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छी संगत मिलेगी तो अच्छा सामाजिकरण मिल जाएगा, अगर बुरी संगत का मिला जैसे चोर डाकू इस तरह से भी बच्चे बन जाते हैं। ओके, तो ये रहता है कि सामाजिकरण कौन सी किस में किस तरह से बच्चे का हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। सामाजिकरण की इकाई क्या है, एक होती है आपकी सक्रिय एजेंसी, एक होती है निष्कर्षी। तो सक्रिय एजेंसी क्या है, ये सीधे बच्चे पर प्रभाव डालते हैं जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब और स्कूल, ये आपके सक्रिय जो है एजेंसी है। और निष्कर्षी एजेंसी क्या है, ये सीधे प्रभाव नहीं डालते जैसे पुलिस, पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये आपके निष्कर्षी हो जाएंगे जो प्रभाव नहीं डालते। तो सक्रिय में याद रखिएगा परिवार आते हैं, दोस्त आते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार और स्वास्थ्य क्लब भी स्कूल आता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अभी जो हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद लगेगा क्वेश्चन कैसे इस सीटेट में पूछे जाते हैं। सामाजिकरण की इकाई क्या है, फैमिली के बारे में जानेंगे। जो फैमिली, देखिए बालक के सामाजिकरण के विभिन्न तत्वों में परिवार का प्रमुख स्थान है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार से ही होता है। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। देखिए
ये जो सामाजिक फैमिली है, ये आपकी प्राथमिक फैमिली है सामाजिकरण का। अगर पूछ लिया जाए बालक का सबसे प्राथमिक सामाजिकरण किससे होता है, तो परिवार से होता है, फैमिली से होता है। विद्यालय क्या है, विद्यालय आपकी सेकेंडरी है एजेंसी, जो आपके द्वितीयक सामाजिकरण कहा जाता है। जैसे परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसके बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है, क्योंकि वहीं पर अपने नए मित्र को तथा ज्ञान कौशल और सामाजिक कौशल वह आदि के रूप में नई नई चीजों को ग्रहण भी करता है। ओके, जैसे बच्चा विद्यालय जाता है तो वहाँ पे दोस्त यारी सब कुछ बना लेता है और सामाजिकरण का कौशल का विकास भी होता है। तो ये आपकी द्वितीय एजेंसी थी विद्यालय। अब जानेंगे कि सामाजिकरण की इकाई आस पड़ोस और विद्यालय। आस पड़ोस क्या है, आ, पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ साथ क्रिया द्वारा अपने संस्कृत एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आज का आस पड़ोस छोटा बच्चा हुआ 3 साल का, तो ये 2 साल में क्या है बाहर जाने लगता है, तो उसके भी छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। विद्यालय परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है जिससे बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है। वही चीज रिपीट हो गया है, तो विद्यालय आपका द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द्वितीयक एजेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सामाजिकरण में खेल की भूमिका क्या है। देखिए सामाजिकरण में खेल की भूमिका क्या है, इस पे हम नजर डाल लेते हैं। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खेल को बालक की रचनात्मकता और जन्मजात स्वतंत्र आत्म प्रेरित और स्वस्थ बुद्धदायक स्वलक्षित आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है इसे। ठीक, सामाजिकरण की खेल की भूमिका, बच्चा अगर बाहर खेलेगा, प्लेइंग खेलेगा, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और साथ साथ में क्या रहते हैं, आत्म प्रेरित भी रहते हैं, रचनात्मकता के गुण भी आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे का विकास होता रहता है। ओके, तो बच्चों को खेलना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब आ गए हैं क्वेश्चन। ठीक, थ्योरी खत्म हो गई, थ्योरी सामाजिक से छोटी सी थ्योरी थी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण का गौर वाहक हो सकते हैं। पूछा गया है गौर वाहक हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है, देखिए विद्यालय और परिवार। परिवार जो बताया मैंने, देखिए इसमें सेकेंडरी पूछा गया। अभी मैंने बताया अगर परिवार आ जाए तो प्राथमिक होता, तो ये तो होगा नहीं। जिसमें जिसमें परिवार है आप काट दीजिए, प्राथमिक नहीं हुआ। क्या हो जाएगा, विद्यालय और आस पड़ोस, ये आपके जो है सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया कैसी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में, घुलने मिलने तथा समायोजन में, एक समस्या की असंस्कृत आलोचना करना सीखने की, या मित्रों के साथ सामाजिक बनाते। देखिए इसमें आ गया मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्कर्षीय एजेंसी। अभी हमने निष्कर्षीय और सक्रिय एजेंसी के बारे में बात किया था। तो निष्कर्षीय एजेंसी क्या है, स्वास्थ्य क्लब अभी हमने बताया कि आपकी सक्रिय एजेंसी होती, तो ये तो आपका होगा नहीं। परिवार क्या होता है, सक्रिय एजेंसी होती। इको क्लब क्या होता है, ये भी आपका जो है सक्रिय एजेंसी होती है। ओके, अब ये आपका बच गया सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए ये आपका जो पब्लिक जो लाइब्रेरी होती है, ये आपकी निष्कर्षी होती है। बच्चा इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, ये सब आपके जो है साथ देते हैं। तो ये हो गया आपका निष्कर्षी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है। तो सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संयोगात्मक अधिगम, योगात्मक आकलन, या मस्तिष्क अवलोकन रूपांतरित आकलन। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास फिर सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण क्या है,
देखिए सामाजिकरण क्या है, इसमें समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है, सामाजिक मापदंडों में परिवार है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। देखिए सामाजिकरण एक होता है जो समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक में निम्न सम्मिलित असंस्कृत और डायट डैश क्या है, तो बताइए इसका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संवेदनात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोही या निरुत्साहित कराना या व्यक्तिगत व्यक्ति विकास करना, बच्चों को लेबलों में सामाजिक करना, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का। ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत व्यक्ति का विकास करना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। पूछा गया है बच्चों के सामाजिकरण में किसकी भूमिका नहीं होती है। देखिए विद्यालय का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है बच्चों का, और परिवार के द्वारा भी बच्चा सबसे पहला तो आपका पारिवारिक सामाजिकरण है, द्वितीय का आपका इसमें आ जाता है विद्यालय, मीडिया से बच्चा सीखता है, लेकिन आधारभूत संरचना जो आपकी भौतिक आधारभूत संरचना से नहीं बच्चा सीखता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 का क्या है, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। पूछा गया इसमें किसका मिलान उचित है। संवेदनात्मक जो विकास होता है परिपक्वता से होता है, शारीरिक विकास वातावरण से होता है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से होता है, या सामाजिक विकास वातावरण से होता है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा गया है सही, तो ये हो जाएगा सामाजिक जो विकास होता है आपका वातावरण से होता है, जैसा आपको वातावरण मिलेगा उस तरह से आपका विकास होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। देखिए सामाजिकरण का पूछा गया है प्राथमिक कारण कौन सा है, तो अभी मैंने बताया कि परिवार, फैमिली आपकी प्राथमिक के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके डायट एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु का समाज सक्रिय सदस्यों के रूप में निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास से करता है, सामाजिकरण से करता है, सीखना से, या परिपक्वता से। देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, तो आपका लर्निंग से होगा, सामाजिकरण से नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो प्रारंभ अर्जन करता है, अर्जन किससे करेगा, सीखने से करेगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 11 का राइट आंसर, जिसे स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां बच्चे के स्कूल की संस्था कैसी है, ये बताइए। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों को होता है, यह प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बच्चों का स्कूल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट है। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 12 हो जाएगा, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त डैश में भी सहायता करता है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य दबंत या आक्रामकता, दुष्चंता, या फिर सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 क्वेश्चन क्या है, डायट डैश के अलावा निम्नलिखित में से कारकों के खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक अच्छा सुखद तरीका है, या फिर वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए, वे शरीर अपनी निपुणता के अलावा। देखिए इसमें दिया है कि अलावा दिया है, ठीक है, निगेटिव आपका ढूंढना है, तो निगेटिव आंसर क्या हो जाएगा,
क्या है, ये समय बिताने के लिए सुखद तरीका है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियां पे व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा भाषा निर्देश अधिगम या प्रयोगात्मक आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम या मनोरंजन का अधिगम। ये हो जाएगा आपका सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों से अधिगम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, या महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, या एकमात्र निर्धारक होती है। ये हो जाएगा आपके पास पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य कौन सा है 16 का राइट आंसर। प्राथमिक लक्ष्य, स्वाभाविक, परोपकारिक या परोपकारिकता, आकर्मकता की जरूरत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामाजिकरण का मूल्य क्या है। ये आपका हो जाएगा परोपकारिता। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ये देखिए, जो बच्चों का जो विकास प्रारंभ होता है ये शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि पहला जो आपका प्राथमिक होता है ये आपका जो है परिवार होता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो जाता है, शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी बिल्कुल राइट है, सॉरी बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है सामाजिकरण में बाधा किस कारण से होती है। तो सामाजिकरण में बाधा किस कारण होती। धर्म, समानता, राजनीति या पूर्वधारणा। ये हो जाएगा आपका पूर्वधारणा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा सहकर्मी समूह के एजेंट है। तो सहकर्मी समूह के एजेंट क्या है। द्वितीयक सामाजिकरण होता है। देखिए, ये आपका प्राथमिक तो होगा नहीं, प्राथमिक आता है आपका परिवार, विकासनात्मक तो कोई प्रत्यक्षात्मक कोई यही नहीं होता है। तो आपका द्वितीयक ये हो जाएगा द्वितीयक सामाजिकरण। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यक्तियों को सामाजिक बनाने के मूल सिद्धांत में से एक है धर्म, जाति, शिक्षा, अनुकरण। तो ये हो जाएगा आपका अनुकरण। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मापदंडों और मूल्यों के बारे में बताते हैं या शिक्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण या सामाजिक स्त्रीकरण, राजनीति या सामाजिकरण। ये हो जाएगा आपका सामाजिक सशक्तिकरण। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त तकनीक नहीं है। पूछा गया है तकनीक क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जिसका उपयोग शिक्षक और बच्चे के सामाजिकरण के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। देखिए, जरूरत से अधिगम की सुरक्षा, लोकतांत्रिक अनुशासन, प्रत्यक्ष शिक्षण, पहचान। तो इसका जो है प्रतिष्ठित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष शिक्षण। ऑप्शन इसका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सामाजिकरण के माध्यम का कारक है। तो माध्यमिक का कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा जो माध्यमिक पूछा गया सेकेंडरी एजेंसी। अभी हमने बताया कि जब परिवार आ गया है तो आपका ये होता है कि परिवार प्राथमिक होता है, अब स्कूल और पड़ोसी आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें सामाजिक का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना या विभेदीकरण। ये हो जाएगा आपका जो है सामाजिकरण। ऑप्शन इसका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या? 25। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन आपका ए दिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया प्राथमिक सामाजिकरण से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण आपकी प्राथमिकी होती है। यह एक शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान चलती है, क्योंकि शैशवावस्था जो है परिवार के द्वारा ही सीखा जाता है, बाल्यावस्था भी परिवार। तो ये तो आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड क्या है? माध्यमिक सामाजिकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था की अवस्था में चला जाता है, यह परिपक्वता जारी रखता है। बिल्कुल आपका बी भी राइट है। तो दोनों आपके सत्य हो जाएंगे। जिसमें दोनों सत्य हैं तो ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सामाजिकरण एजेंसी है? तो कौन सी प्रमुख सामाजिकरण की एजेंसी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका समुदाय होता है सामाजिकरण से, परिवार भी सामाजिकरण से होता है, सामान्य समूह भी आपके सामाजिकरण, लेकिन औपचारिक शिक्षण जो है ये आपका सामाजिकरण से नहीं होता। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी बिल्कुल राइट है। ओके, पहले तो हम जानेंगे कुछ थ्योरी, उसके बाद तो है क्वेश्चन जानेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और न्यू क्वेश्चन जानेंगे। ओके, तो पहले थ्योरी करिएगा, फिर इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एनसीएफ क्या होता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये बोला जाता है, जो इसे कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, कब आया था? 2005 में आया था। पहला पॉइंट हम जानेंगे जो इसके 5 मार्गदर्शन सिद्धांत दिए गए हैं, तो कौन कौन से सिद्धांत है? जैसे एनसीएफ कहता है ज्ञान को स्कूल ही के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ क्या कहता है? ज्ञान को जो है स्कूल आपका है उसके बाहरी जीवन के साथ जोड़ के आपको पढ़ाना है, पढ़ाई में रटन प्रणाली से मुक्त करना है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को जो है रटाना नहीं है, समझ पे जोर देना है, तो रटन प्रणाली से मुक्त करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहने देना। देखिए पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना रहने देना, इसके आगे आपको पर्यावरण जोड़ के या समाज से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। ये नहीं कि बस पाठ्य पुस्तक पे ही केंद्रित आप कर रहे हैं, तो एनसीएफ इस पे जोर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। देखिए जो है परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए और कक्षा की जो गतिविधियां हैं उसके साथ जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है। शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? प्रजातांत्रिक सोच होनी चाहिए और राष्ट्रीय चिंताओं पे शामिल होनी चाहिए। तो एनसीएफ इस पे जोर देता है। जो मार्गदर्शन दिए गए हैं इसके पॉइंट है। ठीक, अब प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए आप तो लोग पहले थ्योरी कर लीजिए, फिर इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी आपको पता होगा तभी आप आंसर राइट कर पाएंगे। एनसीएफ 2005 रचनावाद पे जोर देता है। किस पे जोर देता है? रचनावाद पे जोर देता है। एनसीएफ 2005 जो है बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करता है। बच्चों को क्या है? बर्डन, मतलब जो है बच्चों को मोटी मोटी किताबें या फिर बैग का बस्ता ज़्यादा नहीं करना है, कम देने की बात की गई है कि बच्चों को समझा के पढ़ाना। ये नहीं कि बैग भरा हुआ है, बैग का बर्डन बहुत ज़्यादा है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर जोर नहीं देना है। एनसीएफ 2005 में मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है। देखिए एनसीएफ कहता है 2005 की मोटी मोटी पुस्तकों से कुछ नहीं होगा और इसे क्या माना गया? असफलता माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में
पसरा हुआ सन्नाटा या अधिगम सूचक नहीं होना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी कहता है जो कक्षा है बिल्कुल शांत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अनुशासन में नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब शांत बच्चे बैठेंगे तो सीख का ही क्या पाएंगे। तो कक्षा कैसी होनी चाहिए, बहुआदि कक्षा होनी चाहिए। साथ साथ में अनुशासन नहीं कि आप बिल्कुल डांट रहे हैं कि बिल्कुल शांत बैठिए, बिल्कुल शांत बैठिए। तो उस समय क्या होगा, बच्चे को सीखेंगे ही नहीं। तो वैसी कक्षा नहीं होनी चाहिए। डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, पर अनुशासन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें बोला गया है डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, लेकिन जो अनुशासन नहीं हो सकता है। तो इस पे एनसीईआरटी जो है जोर देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो है कि आप डंडे से या डर से आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हो। ठीक है, तो इस पे जोर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है और गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। देखिए, जो एनसीईआरटी कहता है कि वजन तो बैग का बढ़ गया, लेकिन गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी जोर देता है कि गुणवत्ता पे सुधार किया जाए, ना ही कि बस्ते का वजन बढ़ाया जाए। ओके, अधिगम स्वभाव उसे सक्रिय एवं सामाजिक है। अधिगम कैसा होना चाहिए, सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की आवाजों एवं उनके अनुभव से वीरता देना। ठीक है, बच्चों की आवाज को वीरता देना, बच्चे के अनुभव को कक्षा में वीरता देना। जब आप बच्चों के अनुभव और आवाजों को वीरता देंगे, तब बच्चे क्या है, अपने आप से बोलेंगे, अपने आप से पूछेंगे, तो उनकी संज्ञान, उनकी रचनावाद, उनकी जो है गुणवत्ता बढ़ेगी। तो एनसीईआरटी इस पे जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीईआरटी 2005 जो है लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं की विविध भूमिकाओं पर में रखने पर जोर भी देता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ। ठीक, अधिगम एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है तथा इसमें वयस्कों के साथ काम करना और सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना आदि अत्यंत लाभदायक होता है। ओके, याद रखिएगा। शिक्षक मार्गदर्शक सुविधादाता होता है। देखिए, शिक्षक कैसा होता है, सुविधादाता होता है, सुगम करता होता है, उत्प्रेरक करता होता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, हमेशा मार्गदर्शक होना चाहिए, सुविधादाता होना है, सुगम करता या लोकतांत्रिक होना चाहिए, जो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने में क्या है, प्रोत्साहित करे। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीईआरटी 2005 की विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। ज्ञान कोई कोई तैयार माल नहीं है। देखिए, एनसीईआरटी कहता है ज्ञान कोई मतलब ये तैयार नहीं किया जा सकता। बच्चों में क्या है, ज्ञान मतलब अब अनुभव के माध्यम से, समाज के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से आप ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, जब आप उनका अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की रचना करनी होती। जैसा अभी मैंने बताया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान की क्या होती है, रचना की जाती है। बच्चा कोई कोरी पट्टिया नहीं होता। जब भी आपको पूछा जाए कि बच्चा क्या है, हमेशा कोरी पट्टी स्लेट तो हमेशा निगेटिव होता। देखिए, छोटे से कुछ तो कुछ सीखता रहता है, इसलिए एनसीईआरटी कहता है बच्चा कोई कोरी पट्टिया नहीं होता। वह कई अनुभव के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। जब आता है कि घर से क्या थोड़ा बहुत सीख लेता है, अपने समाज से सीख लेता है, तो कोरी पट्टिया नहीं होता है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, सीखने और सिखाने में स्थानिक ज्ञान और सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, बच्चों को हमेशा क्या है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या नहीं कि जब बच्चा कोई प्रश्न पूछने लगे तो आप डांट दे, गलत क्वेश्चन है, चलो बैठिए। ठीक है, तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हाँ ठीक बोल रहे हो, थोड़ा और सही बोलो। ओके, एनसीईआरटी 2005 में 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। कला, जैसे कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा पे जोर दिया गया है। एनसीईआरटी 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए द्विभाषिक या बहुभाषा का समर्थन भी किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे स्कूली जीवन के शुरुआत के पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। इस दस्तावेज में
भाषिक को एक संसाधन माना गया है। क्या माना गया है? एक संसाधन के रूप में देखा गया है। अगर बहुभाषा बच्चे आते हैं तो एक संसाधन के रूप में देखते हैं। ओके, आपको जटिल में नहीं देखना, एक संसाधन के, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा होती है उनके साथ भी लेके पढ़ाना है। द्विभाषिक संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक और सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है। तो एनसीएफ जो जिस पे जोर देता है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होती है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो आपको शिक्षा देनी है तो किस में देनी है? मातृभाषा में देनी है, क्योंकि इससे सीखने में स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। ओके, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वह होती है। देखिए, उसकी भाषा जिस रूप में है आपको उसी रूप में उनको स्वीकार करना है। ये नहीं कि आप स्कूल की भाषा सीखिए, ऐसा नहीं करना है। ओके, गलतियां अधिगम का एक हिस्सा। देखिए, जितना बच्चा गलतियां करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा, उतना ही क्या है आप उसको समझ पाएंगे। तो गलतियां एक अधिगम का हिस्सा होती है, इसलिए शुरुआत में उन पर ध्यान दिए बिना अधिक समय बच्चे की रुचिकर और चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा के समूह करने में लाए गए हैं। अंग्रेजी के माध्यम से स्वीकार करते हुए द्वितीयक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कक्षा में छिपी हुई सामग्री बहुतायत हो और संकेत चार्ट जैसे कार्य संबंधी सूचना आदि उसमें लगे हो, ताकि विभिन्न अक्षरों की ध्वनियाँ सीखने के साथ बच्चों के अक्षरों की पहचान कर सके। ओके, ये इंपॉर्टेंट था आपका एनसीएफ से रिलेटेड। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो चलिए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ी बता दिया, उसी पर आधारित क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं और पीवीएस से क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे। तो इसमें दिया है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? मैंने अभी ऊपर बताया है कि क्या था स्टार्टिंग में जब मैंने बताया। तो अगर इंग्लिश में भी याद रखिएगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? जैसे क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। तो कैसी भाषा होनी चाहिए? अभी मैंने बात किया, स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा, कोई भी भाषा नहीं। ऐसा तो बात ही नहीं की कि कोई भाषा ना, विदेशी भाषा नहीं, प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो उसकी जो है स्थानीय भाषा होनी चाहिए, उसकी घर की भाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। इसीलिए मैंने पहले थ्योरी आपको करा दिया था ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। बालिगों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? अब बालिगों की जो शिक्षण प्रक्रिया है एनसीएफ किस पे जोर देता है, तो कैसी हो? रटन प्रणाली। देखिए, इसमें जो है इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं। तनाव और बोझ मुक्त होनी चाहिए या रटन रटन पद से युक्त। देखिए, रटन पद से युक्त नहीं होनी चाहिए, जबकि रटन पद से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि एनसीएफ जोर देता है कि रटन प्रणाली से बच्चों को मुक्त करना है, बच्चों को रट के नहीं पढ़ाना है, समझ पे आधारित पढ़ाना है, रचनावाद पे एनसीएफ जोर देता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। तो क्या क्या एनसीएफ जोर देता है? तो बताइए, ऊपर में से कोई नहीं, परिवार से, कक्षा से या बाहरी स्कूली जीवन से। तो इसका राइट आंसर क्या था? एनसीएफ कहता है कि जो बच्चे का विद्यालय ज्ञान है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ के आपको पढ़ाना है, पर्यावरण जोड़ के पढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा? बाहरी स्कूली जीवन से। ओके, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण का कैसा उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? गणना गणना करने के लिए क्षमता का विकास करना, बालिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बालिकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। एनसीएफ किस पे जोर देता है? ना ही गणना करने पे देता है, लोकतांत्रिक तो नहीं, लेकिन बालक की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति के पर विकास पर जोर करने को बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
सॉरी वो इंग्लिश का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, तो किस पे जोर देता है बताइए। एनसीएफ किस पे जोर देता है। संज्ञानवाद, अनुदेशन से, उपरुष्टा भी, रचनावाद से, तो किस पे जोर देता है। देखिए जो एनसीएफ जोर देता है आपके रचनावाद पे, बच्चे की कैसी होनी चाहिए, रचनावाद शक्ति को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पे बल देता है बताइए। समस्या हल करने पर, या रटने की प्रक्रिया पर, या शिक्षक केंद्रीय पर, या स्वयं करके सीख। देखिए शिक्षक केंद्रित पर नहीं देता है, ना ही रटने पर देता है, ना ही समस्या क्या है, स्वयं करके सीखने पर बल देता है। जितना बच्चा क्या है अपने आप से क्रिया करेगा, जितना आप करने को उसको दोगे तो वो उतना ही सीखेगा, उसको रचनात्मक शक्ति क्या उतनी ही बढ़ती जब आप खुद से करके सीख रहे हैं। तो उसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है, तो क्या शीर्षक था अभी मैंने आपको पढ़ाया। शिक्षा बिना प्रयास, या शिक्षा बिना शिक्षक, या शिक्षा रटने के साथ, या शिक्षा बिना बोझ। देखिए एनसीएफ जोर देता है कि शिक्षा बिना बोझ के पढ़ाना है। वैसे जो एनईपी 2020 भी यही जोर देता है कि जो बच्चों को पढ़ाना है शिक्षा बिना बोझ के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, बिल्कुल राइट है। एनईपी 2020 मैंने कल आपको क्लास करवाई है और साथ साथ में मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे उस पर, तो वो क्लास जिसने नहीं देखा वो क्लास जरूर देखेगा, इसी तरह से मैंने करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए सविता शिक्षा पर, सविता प्रगति पर, सविता या प्रगति पर, या फिर आपकी हो जाएगी प्रगति के साथ सविता। देखिए प्रगति के साथ सविता नहीं थे, सविता की प्रगति पर नहीं, क्या था, सविता और प्रगति पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है, तो गणित के उद्देश्य में एनसीएफ 2005 क्या बताता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गणना करने की क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक तांत्रिक मूल्यों का विकास, या संस्कृत विरासत को सुरक्षित कर रखना, मानसिक जागरूकता विकसित करना। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो गणित से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा गणना करने की क्षमता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11 का राइट आंसर बताओ क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए अभी मैंने आपको बताया। तो बताया था कि सुविधादाता के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुविधादाता या फिर समृद्धि, या फिर क्या होता है आपका सुविधादाता, लोकतांत्र, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, सुविधादाता या फिर लोकतांत्रिक, या फिर क्या है सुगमकर्ता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। 12 का राइट आंसर बता दो क्या है। एक सेकेंड रुकिएगा, बताइए। 12 का राइट आंसर एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुविधा को सुझाया गया है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए समूह कार्य मूल्यांकन, बिल्कुल सही, सतत मूल्यांकन, बिल्कुल खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन, बिल्कुल सब पे जोर दिया गया है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एनसीएफ 2005 के किन शिक्षण सूत्रों के अधिगमगत उपयोग का सुझाव दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर
देखिए इस पे जो जोर दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त मूर्त से अमूर्त की ओर पे जोर दिया गया है। अगर जब बच्चों का पहले आप क्या देंगे उदाहरण देंगे, बाद में बच्चों को मतलब नियम बताएंगे। जैसे आपने उदाहरण दिया अनार, अनार कहाँ मिलता, आम, तो बाद में कहेंगे आ से अनार होता है। ओके, इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एनसीएफ 2005 के कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ना का उद्देश्य क्या है? तो कला शिक्षा विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो संस्कृत विरासत प्रशंसा करना और छात्रों को व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। बिल्कुल, जो संस्कृत उसकी होती है, संस्कृति मतलब होली, दिवाली, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या आप अगर जोड़ेंगे तो बच्चे क्या है सीखेंगे, और छात्रों को व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य को विकसित भी करना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो है जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस पे महत्व दिया गया है? शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालिकों के लिए ज्ञान संदर्भ सुरक्षित अनुभव को, बालिकों के लिए संरचित अनुभव पाठ्यक्रम सुधार को, भौतिक संसाधनों में। तो इसमें जोर दिया गया है, देखिए बालिकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार पे। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट का राइट आंसर बता दो क्या है। 16 का अधिगम के रचनावादी विचार है। तो अधिगम के रचनावादी विचार किस पे जोर देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विद्यार्थी अपने स्वयं के ज्ञान को सृजन सक्रिय, अगर सक्रिय होते तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इस ज्ञान सर्जन प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती, बिल्कुल होती है। या जानकारी को समझने और ग्रहण करने के शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका पर बल देता है। तो हो जाएंगे आपके सारे सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 17 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको इधर कर दूं, बताइए। एनसीएफ 2005 शिक्षा प्रत्येक जगह बाल केंद्रित हो गई है। बच्चे को शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली बच्चे के संपूर्ण विकास पर जोर देती है। आपके अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा का स्वभाव क्या नहीं है? पूछा गया है निगेटिव, क्या नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला है पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे के अपने नए ज्ञान से पूर्व ज्ञान से संबंधित होना पड़े। ठीक, बिल्कुल है आपका ये तो सही, क्योंकि संबंधित बिल्कुल होते हैं। पाठ्यक्रम बच्चे के पूर्व ज्ञान के अनुसार होना चाहिए, जिससे पढ़ने में बच्चे की क्या है रुचि बने, बिल्कुल आपका पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम व्यवहारिकता के सिद्धांत के अनुसार नहीं होनी चाहिए, देखिए जबकि होनी चाहिए, ऐसा करने से बच्चे की रुचि नहीं होगी। तो यही आपका नेगेटिव राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। ओके, और लास्ट ऑप्शन क्या है? पाठ्यचर्या ऐसा कारक होना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय भावना का विकास करे। ठीक, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बता दो क्या है। दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको बताना है गणित शिक्षा शिक्षण सक्रिय उद्देश्य संख्याएं, जैसे संख्या अवधारणा सिखाना, उच्चतर उद्देश्य का मापन सिखाना। उच्चतर स्तर के लिए एनसीएफ जोड़ नहीं देता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। गणित शिक्षा सक्रिय उद्देश्य सटीक, देखिए सटीक गणना सिखाना और उच्चतर, सटीक गणना सिखाना, उच्चतर के लिए नहीं पढ़ाई करना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गणित शिक्षण में सक्रिय उद्देश्य और संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्च स्तर के लिए समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी थर्ड, बिल्कुल राइट है, मतलब सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार तो कैसी होनी चाहिए, बता दो इसका राइट आंसर क्या है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई विषय वस्तु निष्कर्षी देखिए नहीं होता, हमेशा सक्रिय होता है, तो ये आपका गलत हो गया। बच्चे में अधिगम नियमित करने में क्षमता नहीं होती जबकि होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बच्चे में रटने के माध्यम माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, देखिए रटने पे जोर नहीं देता है, तो ये भी आपका गलत बचा। लास्ट ऑप्शन, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, ये तो मैंने करा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। तो किस पे महत्व पर बल देती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रट कर याद कराने पे नहीं देता है, ड्रिल बार बार अभ्यास पे नहीं, उद्दीपन प्रतिक्रिया सहचार होगा या सक्रिय, देखिए उद्दीपन नहीं होगा, क्या होगा, सक्रिय संलग्नता अंतःक्रिया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। तो सीखना एक क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान के विरुद्ध करने की प्रक्रिया देखिए नहीं है, ज्ञान व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या होता है, सीखना एक होता है ज्ञान के निर्माण करने की प्रक्रिया। अभी मैंने थ्योरी कराई है, तो आपको अभी इतनी जल्दी नहीं भूल जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा। देखिए अभिरुचि अनुरूप, आर्थिक स्तर अनुकूल नहीं होना चाहिए, नहीं सामाजिक स्तर क्या होनी चाहिए, अभिरुचि अनुरूप होना चाहिए, जिसमें बच्चे की रुचि हो उसी हिसाब से आपको शिक्षा देनी है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। पूछा गया अब सही नहीं है, तो सही का राइट आंसर बता दो कौन सा सही नहीं है। इसे पूछा गया सभी बच्चे सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, सभी व्यक्तिगत एक ही तरह से सीखते, देखिए एक ही तरह से नहीं सीखते हैं, सबकी सीखने की दर जो है अलग अलग तरीके होती है। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट 24 का राइट आंसर ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एक सेकेंड, क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है। तो आकलन का सही तरीका क्या है, वार्षिक परीक्षा देखिए नहीं लेना, अर्धवार्षिक नहीं, क्या है, दैनिक गतिविधियां। आप जब दैनिक गतिविधियां कर रहे हैं तो आपका इसमें बहुत ही अच्छा आकलन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट, करके सीखना और जीवन से सीखना शिक्षण की इस विधि में कौन सा सिद्धांत शामिल है। तो बताइए इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा। देखिए प्रदर्शन विधि तो होगा नहीं, व्याख्यान होगा नहीं, अब परिचर्चा से आप सिखाओगे या परियोजना विधि से सिखाओगे। देखिए करके सीखना, अगर इसमें दे रहे हैं करके सीखना जीवन से सीखना, तो आप क्या करेंगे, परियोजना विधि, जब आप प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को कुछ करने को देंगे तो आप उस प्रोजेक्ट से ही माध्यम से सिखाओगे, पर चर्चा से नहीं कि चर्चा के माध्यम से सिखाओगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। तो थ्योरी जानते हैं एनईपी के बारे में। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में सीमित का किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखिएगा जून 2017। ये किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो इसरो के जो पूर्व डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में मई 2019 में एनईपी का मसौदा भी तैयार किया गया। मसौदा कब तैयार किया गया, याद रखिएगा मई 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, कैबिनेट द्वारा जो है MHRD का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी भी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट जैसे यह पूछा जाता है कि पाठ्यचर्या की संरचना कौन सी है जो नई शिक्षा शैक्षणिक बनी है। तो याद रखिएगा 5+3+3+4, इसमें ये शिक्षा तोड़ी गई है, तो इस पे हम एक पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, 3 साल स्कूल और 12 साल के लिए बच्चों के लिए दी गई है।
पहला स्तर हो जाएगा मूलभूत चरण, जो आपका 5 स्तर है, ये आपका हो जाएगा बहुस्तरीय खेल और गतिविधियों आधारित शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक चरण जो आपका 3 हो जाएगा खेल खोज गतिविधि आधारित इंटरफेक्स कक्षा सीखना होगा। मध्य चरण में विज्ञान गणित कला सामाजिक विज्ञान मानविकी अनुगमनात्मक शिक्षा होनी चाहिए। फोर्थ चरण आपका है माध्यमिक चरण, इसमें बहुविषयक अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण सोच लचीलापन और विषयों के छात्र की पसंद का होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 3 में आने तक सभी बच्चे जो पढ़ने व लिखने में सक्षम हो, जैसे FLN निपुण भारत शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2020 में लाई गई थी। शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 में भारत सरकार द्वारा की गई। जब इसे लागू किया गया, कब किया गया था? 5 जुलाई 2021 में। लाई कब गई थी? ये 2020 में लाई गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाउंडेशनल लिटरेचर न्यूमरेसी क्या है? बुनियादी सारस्ता असंख्यता। नीड ऑफ FLN की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब इसमें जानते हैं FLN की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, इसमें है लोअर लर्निंग लेवल्स, जिसे सीखने का निम्न स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए विद्यालय छोड़ने मामले वाली बढ़ोतरी होनी चाहिए और अनुपयुक्त जैसे भाषा गणित का कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बचपन नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बचपन की शिक्षा, जैसे प्रारंभिक वर्षों में सिखाना। जैसे पहला हो जाएगा जिज्ञासा का विकास करना, तार्किक सोच और समस्या समाधान पे होना चाहिए। क्या लॉजिकल थिंक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में होना चाहिए। कला शिष्य आर्ट या कैफेट या संगीत म्यूजिक पे होना चाहिए। रंग आकार अच्छा अक्षर और संख्याएं होनी चाहिए। टीम वर्क मतलब सहयोग होना चाहिए। खेल आधारित खोज आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ये सब बचपन की शिक्षा में क्या क्या शामिल है, तो ये आप याद रखिएगा किस तरह से बच्चों को शिक्षा देनी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रेडिएशन एंड इन कैरिकुलम बाई क्या होता है, तो इसमें हम जान लेते हैं सभी विषयों में पाठ्यक्रम को उनके मूल अनिवार्यता तक कम किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट समृद्ध शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सोच पूछताछ खोज चर्चा विश्लेषण आधारित शिक्षण और सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट पॉइंट है कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और रटन आधारित शिक्षा को कम करने के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र को 2020 तक बदलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ देखिए आया था, एनसीएफ 2005 में आया था। शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीएफ 2005-2021 तक इसको संशोधन भी करना था। ठीक है, अब एनसीएफ के बारे में हम कल बात करेंगे, जो आपके एनसीएफ की पीडीएफ आएगी, वीडियो आएगी। ठीक है, इसमें हम बात कर लेंगे अनुनात्मक पूछताछ खोज आधारित शिक्षण अधिगम विधियों पर ध्यान केंद्रित करना। कला सेवा कहानी कहने और ICT एकृत शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के विषय संयोजक चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। शैक्षणिक कैलेंडर के बिना बैग के दिन निर्धारित भी किए जाए। देखिए, ऐसा कैलेंडर बनाया गया कि बिना बैग के एक दिन क्या है इसको निर्धारित किया जाए, जो बच्चे क्या है बिना बैग के भी स्कूल एक दिन जाए। ओके, ये सब NEP 2020 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं प्रखर। ये जो परख होता है ये क्या है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं परख। नेशनल सेंटर के माध्यम से स्कूल बोर्डों के लिए मानक मापदंड और दिशा निर्देश होने चाहिए। तो परख का मतलब जो आप फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, क्योंकि परख का कई बार ये फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसी तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो परख के उद्देश्य क्या पड़े हैं, तो उद्देश्य किस लिए क्या है, इसमें हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन, और मूल्यांकन के लिए मापदंड मानक दिशा निर्देश निर्धारित करना होगा। राज्य उपलब्ध सर्वेक्षण SAS का मार्गदर्शन करना होगा। राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण NAS का आयोजन करना होगा। देश में सिखाने परिणामों की उपलब्धि की निगरानी करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करना। तो इस पे हम बात करते हैं जैसे CWSN। ठीक है, नियमित स्कूल शिक्षा कैसी होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक से उच्च शिक्षा स्तर का नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में एकीकृत किया जाए। मॉडलिंग क्या होती है, तो मॉडलिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, NIOS भारतीय सांकेतिक भाषा सीखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉडलिंग विकसित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2030 तक अध्ययन
के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली के साथ ही व्यक्तिगत स्थानों दोनों मार्गदर्शन करेंगे, जैसे हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं की स्वीकृत पहचान करने, उनके विकास हेतु प्रयास करना, शिक्षकों की अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे बच्चे वे एकाडमिक और अन्य क्षमताओं उनके सर्वांगीण विकास को पर भी पूरा ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखना अनुभूत कौशल हासिल कर सके। देखिए कक्षा 3 तक बोला गया है कि बुनियादी और संख्या का ज्ञान तक हासिल कर ले, ठीक है, तो याद रखिएगा। लचीलापन क्या है, ताकि शिक्षार्थी के उनके सीखने में तौर तरीके कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविधयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक और समृद्ध शिक्षा का विकास भी करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवधारणात्मक समझ पर जोर, ना कि रटन पद्धति पर केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। देखिए ये नहीं कहा गया है कि रटन पर ध्यान दीजिए, केवल परीक्षा पे क्या बोला गया, अवधारणात्मक समझ पर जोर देने की बात की गई है। रचनात्मकता, तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार प्रोत्साहित करने के लिए बोला गया है। नैतिक, मानवीय और संसाधनिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदार बहुलता और सामान्यता और न्याय भी दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुभाषिता अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा और भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन होना चाहिए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा में सुलभ बनाने के शैक्षणिक नियोजन प्रबंध में सभी पाठ्यक्रम शिक्षा साथ और नियमित स्थानीय संदर्भ में विविध और स्थानीय परिवेश के लिए सामान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। सभी शैक्षिक निर्णयों में आधारशिला के रूप में पूर्ण समता, समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों में पहुंच और समर्थन के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली सफलता हासिल कर सके, किसी को जो है पीछे नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्कूली शिक्षा में उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों को शिक्षा पाठ्यक्रम तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और तथा शिक्षा से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनईपी, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी 2020। इसमें आया है जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण क्या है, तो दृष्टिकोण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करे। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों में कर्तव्यों जैसे संवैधानिक मौलिक के प्रति सम्मान, गहरी भावना विकसित करना, अपने देश के साथ संबंध और बदलती दुनिया में अपनी भूमिका जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए कि प्रिंसिपल ऑफ एनईपी 2020 क्या है, जैसे सभी पाठ्यक्रम, अध्ययन और नीति विधियों को स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान देना, सामाजिक सहभागी देना, परीक्षाओं के लिए रटने और सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर देना। ये किससे बोला गया है, वैचारिक जो है आपके जो वैचारिक समझ है उस पर जोर देने की बात की गई है।
अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक जो बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा है ECCE तक सार्वभौमिक क्या पहुंचा है। जैसे ECCE होता है ये कितनी आयु के लिए होता है, 3 से 8 आयु वर्ग के लिए मूलभूत शिक्षा पाठ्यक्रम जो 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए ये कई बार पूछा गया ECCE, तो ECCE में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। इसमें बी के ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 और 2 कक्षा 6 से 8 वर्ष के बच्चे आते हैं। कक्षा 1-2 बच्चे कितने ईयर के लिए बच्चे आते हैं, 6 से 8 वर्ष वाले बच्चे आते हैं प्राथमिक विद्यालय में। ओके, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक पहुंच आंगनबाड़ी या प्री स्कूल मुक्त सुरक्षित उच्च गुणवत्ता वाले ECCE तक पहुंच हो। ठीक है, देखिए 3 से जो 6 वर्ष वाले बच्चे हैं किसमें शिक्षा ले सकते हैं, आंगनबाड़ी है, प्री स्कूल है, उसमें मुक्त शिक्षा दी जाती है। तो याद रखिएगा 5 वर्ष की आयु के पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक कक्षा बाल वाटिका या देखिए बाल वाटिका में या चला या अर्थात पहला एक जैसे जो कक्षा 1 का होता है किसमें पढ़ेगा, बाल वाटिका में पढ़ेगा। ओके, याद रखिएगा ये 1 वर्ष का बालक कितने ईयर का होगा, 5 वर्ष का होगा। बहुमुखी जो शिक्षा होती है, देखिए आजकल तो वैसे भी प्ले स्कूल में क्या है छोटे बच्चों से ही डाल दिया जाता है। बहुमुखी जैसे हो लचीलापन होना चाहिए, बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधियां आधारित होनी चाहिए, पूछताछ पर आधारित आपको शिक्षा देनी है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट अब सर्टिफिकेट कोर्स क्या है, जैसे विशेष शिक्षक बनने के लिए सेवा पूर्व सेवाकालीन शिक्षकों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स करने होते हैं। जैसे वैकल्पिक स्कूल वैकल्पिक शैक्षणिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए स्कूलों में वैकल्पिक रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। दिया है सभी स्तरों पर व्यावसायिक और शिक्षा को एकीकृत करना, जैसे अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम, जैसे ग्रेड आपका 6 से 8 के लिए अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। एक जो है ग्रेड कब दिया जाएगा, 6 से 8 कक्षा वालों को ग्रेड दिया जाएगा। कौशल गैप विश्लेषण क्या होता है, कौशल के अंतर विश्लेषण और स्थानिक अवसरों की मैपिंग पर आधारित का फोकस क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट जिसने अभी तक चलो वीडियो नहीं शेयर किया पहले तो आप लोग वीडियो शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ओपन डिसीजन लर्निंग मोड क्या होता है। देखिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ODL मोड के माध्यम से पेश किए गए जाने वाले पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक्सपोज 2025 तक के कम से कम 50% विद्यार्थी को पास व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव भी होगा। व्यावसायिक शिक्षा जो शिल्प होती है ये किसके लिए होती है, जैसे ग्रेड 6 से 8 के सभी छात्र व्यावसायिक शिल्प विकसित करने के लिए बढ़ई माली या कुम्हार कलाकार आदि जैसे स्थानिक व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बहुभाषावाद और भाषा सीखने की शक्ति, जिसे कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम जो है यदि संभव हो तो कक्षा 8 और उसके आगे तक घरेलू भाषा और मातृभाषा स्थानीय भाषा में ही होनी चाहिए। जो आप बहुभाषा होती है जैसे बच्चे की जो घर की भाषा होती है स्कूल की भाषा दोनों साथ मिला के बच्चों को पढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक मजेदार प्रोजेक्ट है जो गतिविधियां है जिसे हर साल क्या है हर छात्र को लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं कौन सा है, देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा, संवैधानिक प्रावधानों लोक क्षेत्रों के संघ और कक्षाओं और बहुभाषा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि अध्ययन रखते हुए कि छात्र देखिए त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया जारी रखेगा। हालांकि 3 भाषा इस फार्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भी थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं में विकल्प राज्य क्षेत्रीय जैसे निश्चित के रूप में छात्रों में स्वयं के होंगे, जिसमें में से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होंगे और विशेष रूप से छात्र 3 में से 1 से अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, जैसे ग्रेड आपका 6 से 7 के कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें 3 भाषाओं में से जिसमें भारतीय और भाषाओं में उनसे साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है। माध्यमिक कक्षाओं के अंत में बुनियादी देखिए जैसे
भारतीय भाषाओं अंग्रेजी उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन करने हेतु उपलब्ध कराई जाए, ताकि विद्यार्थी क्या है विश्व संस्कृति के बारे में भी जान सके। तो इतनी भाषाओं को योगदान मतलब इतनी भाषाओं को किया गया है। तो याद रखिएगा त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्थानिक विषय वस्तु और स्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक क्या है। देखिए, स्कूली पाठ्यक्रम को बोझ में कमी और बढ़े हुए लचीलेपन रटकर सीखने के बजाय रचनावादी पे किस पे जोर दिया गया है? रचनावादी तरीकों सीखने पर नए सिरे जोर के साथ स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के बदलाव होने चाहिए। रट कर बच्चों को नहीं सिखाना है, लचीलेपन से सिखाना है और रचनावादी पे जोर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में परिवर्तन। हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृत के आकलन के उद्देश्य को योजनात्मक, जो मुख्य रूप से रट कर याद कराने के कौशल को ही जांचता है, और हटाकर नियमित रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना होगा, जो अधिक दक्षता आधारित है। हमारे विद्यार्थी सीखने और उनके विकास को बढ़ावा देता है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य प्रस्ताव सीखने के लिए होता है। ठीक है, तो आप किस पे जोर देंगे? रचनात्मक आकलन पे जोर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? CMP। तो इसका मतलब होता है कैरियर मैनेजमेंट। प्रगति कैसी होनी चाहिए? उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे छात्रों, शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति, वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित मिले। क्या मिले? प्रोत्साहन उनको मिले। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है? देखिए, प्रायोगिक ज्ञान होता है सभी चरणों में अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाया जाएगा, जिससे व्यवहारिक शिक्षा, कला एकीकृत, खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र, दूसरों के बीच प्रत्येक विषय के भीतर मानक शिक्षा शास्त्र के रूप में और विभिन्न विषयों के बीच संबंध की खोज भी शामिल है। चलिए, इतना ही था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो आपका NEP 2020 पूछा जाता है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जो मैंने लाइव की क्लास आज 2 बजे कराई है, उसमें मैंने NEP के 2020 जितने क्वेश्चन बन सकते सारे मैंने क्वेश्चन उसमें ले लिए। जितने वो क्लास नहीं देखा वो क्लास देख लीजिए। आपकी थ्योरी क्लास थी तो मैंने थ्योरी भी करा दिया है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।